हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम प्रकाश टॉपिक कवर करेंगे। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं और फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक आता है लाइट, प्रकाश से संबंधित बहुत से सवाल हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लगभग लगभग हर एक पॉइंट जो को पेपर में आ सकता है उसको हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है, मैंने क्वेश्चन आंसर सेक्शन टाइप नहीं इसको बनाया है। क्यों? क्योंकि बहुत से सवाल हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट कवर कर दिए। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आप खुद के बेसिस पे समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है प्रकाश कैसे चलता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश कैसी तरंगे हैं, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या निर्वात में चल सकता है? हाँ, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देन है प्रकाश की चाल कितनी है, तो प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। देन आता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं। इतना समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने के लिए, 8 मिनट 18 सेकेंड। देन प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण आदि के गुण होते हैं। प्रकाश की इतनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और हर एक प्रॉपर्टी से 4 से 5 सवाल आपको देखने को आगे मिलेंगे। कौन कौन? परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। देन हम देखेंगे प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कणिका सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रकाश से है। किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया। देन प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया। व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमस यंग करके साइंटिस्ट से उन्होंने दिया। देन हम आगे बढ़ते हैं। हाइगेंस नाम के जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। इन्होंने ही बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। देन प्रकाश एक कण एवं एक तरंग भी है, इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। अब यहाँ पे है कि प्रकाश दो तरह से व्यवहार करता है, एक कण की तरह और एक तरंग की तरह। तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति इसे ही कहा जाता है क्योंकि वो दो नेचर दिखाता है, एक कण और एक तरंग का। देन जब किसी पिंड को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वह प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। मतलब किसी भी पिंड को आप बहुत गर्म करेंगे तो उससे लाइट इमिशन होने लगेगा, यानी कि वो क्या करेगी, प्रकाश अपने अंदर से बाहर निकालने लगेगी। देन उत्सर्जित प्रकाश का रंग स्रोत के ताप पर निर्भर करता है। ये हमने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था। किसी भी स्रोत का जो रंग है उसका टेम्परेचर कितना है इस बेस पर डिपेंड करता है। देन दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी जो ऐसा प्रकाश जिसमें हम देख सकते हैं, यानी कि जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, उसका जो लिमिट है वो कितना है, 3800 एंगस्ट्रॉम से शुरू होता है और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, तभी हम उसको देख सकते हैं, अदरवाइज वो दृश्य प्रकाश नहीं होगा। देन सर्वप्रथम रोमर ने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। जो हमने स्पीड देखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो किसने सर्वप्रथम ज्ञात किया था, तो वो रोमर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज्ञात किया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है पॉइंट, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होगा, हम एक कॉमन सा सेंस लगाते हैं। आप बहुत से ट्रिकें सुनने में आएंगी आपको, ये है वो है, वो सब छोड़िए। सूर्य ग्रहण है, हम पृथ्वी पर हैं, अगर हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं यानी कि किसी ने उसको खा लिया है, ऐसा सेंस लगा लीजिए। अब हम सूर्य को कब नहीं देख पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है, हमारे और सूर्य के बीच में जब कोई बॉडी आ जाएगी तभी तो हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे ना। तो वही है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, यानी कि हम और सूर्य, हम मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब कोई बॉडी यानी कि चंद्रमा आता है, देन सूर्य ग्रहण हो गया है। सूर्य ग्रहण हो गया है, इसीलिए हमें सूर्य दिख नहीं रहा है। देन जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आपको अगर पहला पॉइंट क्लियर है तो दूसरे पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। क्यों? सूर्य तो स्टेबल है, सूर्य का मूवमेंट हो नहीं रहा है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, हम ऐसा मानते हैं, ठीक।
देन पृथ्वी और चंद्रमा का सीन क्या है कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा मूवमेंट कर रहा है। तो जब मूवमेंट कर रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है, एक बार चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा और एक बार क्या होगा कि पृथ्वी के पीछे आ जाएगा चंद्रमा। तो उस केस में क्या होगा, सूर्य चंद्रमा के मध्य क्या है, पृथ्वी आ जाती है। यानी कि पहले सूर्य आ गया, फिर पृथ्वी आ गई, देन चंद्रमा आ गया। इस केस में क्या होगा, हम बोलेंगे चंद्र ग्रहण हो गया है। ठीक है, अगर आपका पहला टॉपिक क्लियर है तो आप इसमें चंद्रमा और पृथ्वी को आगे पीछे कर दीजिएगा, आसानी से आप उसको जस्टिफाई कर लेंगे। देन जिन वस्तुओं को प्रकाश की किरणें पार कर लेती हैं उन्हें पारदर्शक कहते हैं। मतलब पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे आर पार प्रकाश चला जाए या जिनसे हम आर पार देख सकते हैं, वो पारदर्शक हैं। जिन्हें प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती हैं वो अपारदर्शक हैं। जैसे दीवार हो गई, लकड़ी हो गई, पेपर नहीं, हाँ दीवार हो गई, लकड़ी हो गई, लोहा हो गया। तो इनसे क्या है, प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती हैं, टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, इसलिए इसको हम अपारदर्शक कहते हैं। इनसे हम आर पार देख भी नहीं सकते हैं। देन जिन वस्तुओं से कुछ प्रकाश ही पार हो पाता है, यानी कि आंशिक प्रकाश उस पार चला जाता है और कुछ टकरा के उसी माध्यम में रह जाता है, उन्हें पारभाषक या अर्ध पारदर्शक या ट्रांसलूसेंट कहते हैं। इस केस में क्या होता है, जैसे कि कागज़ है, उससे क्या है हमें धुंधला धुंधला उस तरफ दिखाई देता है। या फिर स्केल आपने देखी होगी, घिसी हुई स्केल, तो उसमें क्या है हल्का फुल्का हमें उस पार दिखाई देता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश किरणें पार तो होती हैं लेकिन पूरी पार नहीं होती हैं, इसलिए हमें हल्का ही दिखाई देता है। उन्हें हम पारभाषक या अर्धपारदर्शक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु या अवरोध से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम प्रकाश की प्रॉपर्टीज में चले आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है और माध्यम में रखी किसी अन्य वस्तु से टकराता है या सतह से टकराता है, तो टकराने के बाद क्या होता है, ऐसे आप एक सतह बना लीजिए, प्रकाश आया, सतह से टकराया और टकरा के उसी माध्यम में वापस चला गया, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब इसमें माध्यम परिवर्तित नहीं होता है। ये है परावर्तन कहानी। आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित, इसको आप अपवर्तित पढ़िएगा, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम क्या है भैया, कि ये सतह है, प्रकाश की किरण आई है और इससे टकरा के वापस चली गई है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक लंब डाला इस सतह पे, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये क्या है प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम, प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यानी कि अभिलंब के साथ जो ये कोण है वो परावर्तन किरण के ये कोण के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये जो दो कोण हैं ये आपस में क्या हैं, तो इक्वल हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। ये परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। देन हम देखेंगे प्रकाश किरण का माध्यम परिवर्तन के दौरान मार्ग से विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन की कहानी क्या है, सपोज सतह है, प्रकाश की किरण आई और आके क्या हुई, उस पार चली गई, यानी कि माध्यम चेंज हो गया। सपोज ये हवा थी, हवा से पानी में आ गई, तो हम क्या करेंगे, अभिलंब बना लेंगे। ठीक है, अब अपवर्तन का पहला नियम भी कंफर्म कर लेते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन के पहले नियम के जैसा है कि आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई और अभिलंब ये हो गया। ये तीनों क्या हैं, एक ही बिंदु पर हैं। ये जो बिंदु है इस तीनों एक ही बिंदु पर तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये माध्यम ये सीधी रेखा नहीं होती है, फिर या तो ये बाहर की तरफ हो जाएगी या थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगी। इसे ही माध्यम मतलब अपनी दिशा थोड़ा सा चेंज कर लेती है, इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। यहाँ डॉक्टर लिख दिया, इसको आप सही कर लीजिएगा, लेकिन नीचे सही लिखा हुआ है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, धूप में जो चश्मे पहने जाते हैं उनकी पावर कितनी होती है, तो हमें बताना है भाई 0 डायोप्टर उनकी पावर होती है। देन हम आगे बढ़ते हैं। है किसी ऐसे आपतन कोण के लिए जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब क्वेश्चन आया क्रांतिक कोण क्या है, या फिर ये पूछ लेगा कि क्रांतिक कोण में अपवर्तन कोण का मान होता है, आपसे पूछ लेगा 90 से कम, 90 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है कि 90 से
किसी ऐसे आपतन कोण के लिए जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री, यानी कि आपको बताना है कि अगर अपवर्तन कोण 90 डिग्री है तो वो क्रांतिक कोण माना जाएगा। ठीक है, मतलब किसी ऐसे आपतन कोण के लिए जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री है तो उसको हम क्रांतिक कोण कहेंगे। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं, और जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है। मतलब जैसे ही वो 90 से अधिक होगा तो क्या होगा, किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। इसको हम थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ये सतह हो गई, इसमें कोई किरण ऐसे आई, टकराई, और ये हमने यहाँ पे एक अभिलंब बना दिया। टकरा के क्या हुआ कि ये सतह के समांतर चली गई। ठीक, मतलब इसमें इतना परिवर्तन हुआ, सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि ये जो कोण है अपवर्तन कोण, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो ये हम कहेंगे अभी ये क्रांतिक कोण की कंडीशन है। ठीक, किसी ऐसे आपतन कोण के लिए जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, मतलब ये जो क्रांतिक कोण था ये हो सकता है 80 हो, 70 हो, वो अलग अलग माध्यम पे डिपेंड करता है कि माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, ये आई थी इस एंगल से, मान लीजिए कि ये 85 है, और गए कितने से, ये जो है ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अभी ये क्रांतिक कोण था। अब अगर ये 85 डिग्री हमने माना है, 85 पे ये 90 है, अगर हमने इसको 86 कर दिया तो ये क्या होगा, 90 से ज़्यादा हो जाएगा। 91 होगा, 92 होगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ये 86 किया है तो ये किरण क्या होगी, उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। मतलब ये जो अपवर्तन कोण है क्या है, 90 प्लस हो गया। अब इस चीज़ को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप परिभाषा कंफर्म करिएगा। और जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, यानी कि अपवर्तन कोण ये जो है इसका मान 90 से अधिक हो गया है, तो किरण उसी माध्यम में, यानी कि जिस माध्यम, ये जो पहला माध्यम था, इसी माध्यम से वापस उसी माध्यम में वापस परिवर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देन अब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की 3D प्रतिरूप को अंकित करने की तकनीकी को होलोग्राफी कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाएगा 3D फिगर बनाना है तो क्या करेंगे, होलोग्राफी तकनीकी का यूज हम करेंगे। अभी हाल ही में आपने सुना था कि 23 जनवरी को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, उस दिन पराक्रम दिवस के रूप में पहली बार तो उसको घोषित किया गया है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। देन ये भी जीके का क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर्स का, कि 23 तारीख से ही अब जो हमारी गणतंत्र दिवस की जो परेड है या फिर गणतंत्र दिवस का जो उत्सव है वो स्टार्ट किया जाएगा। 23 तारीख से स्टार्ट किया जाए। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि एंड कब तक चलेगा, मतलब कब तक हम उसको मनाएंगे। मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूँ कि महात्मा गांधी का जो डेथ एनिवर्सरी है वहाँ तक मनाते हैं, ऐसा है कि अगर है तो आप बताइए। हाँ, तो क्या किया गया वहाँ पे, जो इंडिया गेट था उसके पीछे एक प्रॉपर प्लेस है, वहाँ पे नेताजी की मूर्ति बननी है, अभी तत्काल में बनी नहीं, इसलिए वहाँ पे उन्होंने 3D होलोग्राफ नेताजी का बनाया था। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक 3D फिगर बनाने के लिए होलोग्राफ तकनीक का यूज किया गया है। ठीक है, देन आंतरिक पेट का परीक्षण करने वाला उपकरण एंडोस्कोप, जो एंडोस्कोप होता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा एंडोस्कोप का यूज कहाँ है, तो आपको बताना है कि आंतरिक पेट का परीक्षण करने के लिए, यानी हमारा पेट है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है उस सब सिस्टम चेक करने के लिए एंडोस्कोप का यूज करते हैं। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। देन विसर्जन लैंपों में नियॉन गैस भरी जाती है, आपने पिछले वीडियो में भी देखा था। देन माध्यम बदलने पर कण की आवृत्ति वही रहती है जबकि तरंग दैर्ध्य व वेग बदल जाता है। तरंग दैर्ध्य कॉमा वेग बदल जाता है। अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कि सपोज भाई ये सतह है, ये किरण आई और दूसरे माध्यम में चली गई, ये आपका अभिलंब हो गया, तो इसमें क्या नहीं बदला, तो सिर्फ और सिर्फ जो फ्रीक्वेंसी होती है, तरंग की जो आवृत्ति होती है वही नहीं बदलती है, बाकी उसकी तरंग दैर्ध्य, उसकी वेग सब चेंज हो जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कोई कण कितने कंपन कर रहा है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, तो नरेंद्र कपानी जी ने किया। अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण मिला था और इनकी मृत्यु भी हो गई है, मरणोपरांत इन्हें मिला था, तो आप वहाँ से याद रखिए नरेंद्र कपानी जी हैं। ये करंट का भी क्वेश्चन है और
आपका स्टैटिक का तो हो ही गया। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र कपानी जी हैं। देन ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। देन ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य इस्तेमाल कहाँ होता है? तो संचार में होता है, सूचना संचार में। जो आपके 3G 4G के केबल हैं उनमें ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही डाटा ट्रांसमिशन होता है। देन रेगिस्तान में हम मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो वहाँ भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमें ऐसा लगता है कई बार हम रोड पे जाते हैं तो लगता है आगे पानी है रोड पे, लेकिन वहाँ जब जाते हैं फिर लगता है और आगे पानी है, यहाँ कुछ नहीं है। फिर आगे जाते हैं फिर लगता है और आगे पानी है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही ऐसा हमें महसूस होता है। सेम रेगिस्तान में भी ऐसा ही होता है। देन हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। जब हीरे में कटिंग की जाती है तो उसको ऐसे एंगल ही काटे जाते हैं कि जब प्रकाश उस पर पड़े तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसमें हो, जिससे उसमें चमक आए। हीरे का क्रांतिक कोण कितना है? तो 24 डिग्री है। यानी कि हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो कितना है? तो 24 डिग्री है। अब यहाँ देखेंगे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। जल में पड़ी हुई परख नली चमकीली दिखाई देती है। अगर जल के अंदर कोई परख नली आप डालेंगे तो वो चमकीली दिखाई देगी। देन कांच में आई दरारें चमकती हैं। हीरे का चमकना, काजल से पोता हुआ गोला अगर जल में डालेंगे तो वो चमकेगा। रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे प्रदेशों में लूमिंग आदि की घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। पर्टिकुलर एक पॉइंट को उठा के क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ेंगे। माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। मैंने आपको बल्ब और बल्ब के ऊपर पन्नी लपेटने वाला एग्जाम्पल दिया था। आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो में जनरल साइंस के आप वहाँ नोटिस करेंगे, उसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे बस इतना जानिए कि माध्यम के कण द्वारा प्रकाश का अवशोषण और उनका पुनः उत्सर्जन, यानी कि जो माध्यम के कण होते हैं पहले प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, देन फिर अपनी प्रॉपर्टीज के साथ उस प्रकाश को बाहर निकालते हैं। इससे ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देन समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, आसमान का रंग नीला दिखाई देना एवं सूर्य उदय एवं अस्त होते, यहाँ पे सूर्य आप मिस हो गया, उसको सही कर लीजिएगा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे एक सूर्योदय के समय में एक और क्वेश्चन आता है। सूर्योदय वास्तविक समय से कुछ पहले दिखाई देता है हमें, तो उसका वजह जो है प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है। बाकी जो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है, उसकी जो मेन वजह है वो उसका प्रकीर्णन है प्रकाश का। डॉक्टर सीवी रमन भारत देश के महान वैज्ञानिकों में से एक। 1930 में इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज किसने की? डॉक्टर सीवी रमन ने की। इन्हें नोबेल मिला। ये भी पॉइंट है कि फला वैज्ञानिक में से किसको, भारतीय वैज्ञानिक में से किसको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर सीवी रमन आपको याद रखना है। ये भी बन सकता है कब प्राप्त हुआ? तो 1930 में प्राप्त हुआ। देन अंतरिक्ष और चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। हमारी दृष्टि सबसे पहले लाल रंग पर पड़ती है, यानी कि बहुत से रंग रखे हैं लेकिन हमारी जो फोकस है वो सबसे पहले रेड रंग पर ही जाएगा। द्वितीयक रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंगों की सहायता से जो रंग प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम द्वितीयक रंग कहते हैं। अब बात आती है भाई प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो प्राथमिक रंग हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं, कौन कौन से रंग हैं। तो 3 ही प्राथमिक रंग माने गए हैं। उन्हीं 3 रंग की सहायता से ही जितने भी रंग हैं हम प्राप्त करते हैं। आगे जिन 2 रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। क्वेश्चन आ गया कि पूरक रंग क्या है? तो जिन भी 2 रंगों को आपस में मिलाने पे श्वेत रंग, सफ़ेद रंग प्राप्त हो उन्हें हम पूरक रंग कहेंगे। द्वितीयक रंग क्या है? प्राथमिक रंगों की सहायता से जो प्राप्त किए जाए वे हैं द्वितीयक रंग। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष गति करे तो प्रतिबिंब उस वस्तु के सापेक्ष दोगुनी चाल से गति करेगा। इसका एग्जाम्पल, आप शीशा लगाइए अपने सामने समतल दर्पण और उसकी तरफ दौड़िए, तो क्या होगा कि आप उसकी तरफ दौड़ रहे हैं सपोज 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन वो आपकी तरफ कितनी स्पीड से दौड़ेगा? तो वो आपकी तरफ जस्ट दोगुनी स्पीड यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा। इस लाइन का मतलब ये है। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इस पर, आप याद करिएगा इसको।
देन अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कम से कम व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। सपोज अभी दौड़ रहे थे, आप रुक गए, अब रुक गए कि आपको अपना पूरा शरीर देखना है, उसमें सर से लेके पैर तक। तो पूरा शरीर देखने के लिए कितनी हाइट मिनिमम चाहिए शीशे की? तो आपकी हाइट 6 फुट है तो उसकी हाइट 3 फुट होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप उसमें पूरे नहीं दिखेंगे। देन दो समांतर दर्पण के मध्य स्थित वस्तु के अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। आप बेसिकली किसी कंपनी वगैरह में जाइए, आप जब उसके वॉशरूम में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं, दोनों तरफ समतल दर्पण लगे होते हैं, क्योंकि चेहरा देखना है तो समतल दर्पण प्लेन मिरर का यूज करते हैं। जब दोनों तरफ शीशे लगे हैं और बीच में आप आके अपना हाथ पैर मुंह धो रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके अनंत मतलब अनगिनत हैं, आप गिन नहीं पाएंगे, फिगर पे फिगर बनते चले जा रहे हैं। इसका डांसिंग में भी आपने कई बार देखा होगा कि पीछे बहुत से बच्चे, एक ही बंदा नाच रहा है लेकिन आपको वो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो वहाँ पे प्लेन मिरर का ही यूज किया जाता है, उसी के थ्रू ये पॉसिबल है। मतलब जब भी दो समतल दर्पण है उनके बीच में कोई वस्तु रखेंगे तो उसके अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। ठीक है। देन गाड़ी का साइड मिरर कि कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो गाड़ियाँ होती हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इनमें शीशों के बारे में बहुत पूछता है। हेडलैम्प कैसी है, शीशे कहाँ कहाँ हैं? तो पहले तो हेडलैम्प होती है, देन साइड मिरर होते हैं, देन जहाँ पे ड्राइवर बैठता है उसके सामने जो होता है ग्लास, वो सिंपल प्लेन ग्लास होता है, और जो आगे जो हेडलैम्प होती हैं वो अवतल दर्पण होती हैं, जो साइड मिरर होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। तो तीनों के बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए। देन दाढ़ी बनाने एवं दंत चिकित्सा में आवर्धन हेतु मतलब चीज़ों को बड़ा करने हेतु अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बाय सिंपल सा लॉजिक है कि दाढ़ी बनाएंगे तो आपको बारीकी से काम करना है, दांत दांत या गला या जो भी चेकअप वाली चीज़ें हैं वहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को जूम करके आपको देखना होता है, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो उस केस में क्या है, बड़ा करने के लिए हम उस फिगर को अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। कांच में सिल्वर नाइट्रेट का लेप करके दर्पण बनाते हैं। भाई प्लेन मिरर है, इसको आपको चाहते हैं आप कि इसको हम शीशा बना लें, तो हम देखेंगे गांव में जो शीशे होते हैं या फिर आप जनरल आपके घर में जो शीशा होता है उसके पीछे एक लेप होता है। ठीक है, वो लेप क्या है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट का लेप है, जिसके थ्रू हम ये चेक कर पाते, जिसके थ्रू हम किसी भी कांच को दर्पण में परिवर्तित कर देते हैं। देन गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट एवं आँख नाक कान गले के डॉक्टर एवं सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ये एक ही लाइन में आपके 5 से 7 सवाल हो गए। गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा कांच है? तो अवतल दर्पण है। सर्च लाइट में कौन सा है? तो अवतल दर्पण है। आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गले के डॉक्टर, ये सब के सब अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। जो हवा का बुलबुला है ये अगर जल के अंदर है तो वो अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। देन पनडुब्बी की सतह से वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पनडुब्बी के अंदर हैं आप और पनडुब्बी के ऊपर का सीन आपको देखना है। तो कई पिक्चरों में भी आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एक पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। बेसिकली ऐसा फिगर होता है। ठीक है, यहाँ पे आदमी अपनी आंख लगाएगा, यहाँ पे क्या है कि एक प्लेन मिरर यहाँ पे ऐसे लगा दिया जाएगा, दूसरा प्लेन मिरर ऐसे लगा दिया जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ बाहर, ये क्या है, पनडुब्बी आपकी यहीं तक है। ठीक, पनडुब्बी आपकी यहीं तक है, ये ऐसे सीन है। अब यहाँ का जो भी वस्तुएं हैं इनकी लाइट यहाँ जाएगी और इस शीशे से टकराएगी। ये शीशे से टकरा के क्या होगी, वो प्रॉपर एंगल पे शीशा है इसलिए टकरा के जस्ट नीचे आएगी, इस शीशे पर टकराएगी, इस शीशे पर टकरा के क्या होगा, इस आदमी की आंख पे जाएगी। तो जस्ट इस प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पेरिस्कोप प्रकाश के किस गुण की वजह से काम करता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या फिर प्रकाश में परावर्तन होता है, इन दोनों गुण को मिला करके हम पेरिस्कोप का निर्माण करते हैं। ठीक है। देन किसी तारे का रंग उसके तापकों को दर्शाता है, हमने पीछे डिस्कस किया है। नीला रंग तारे के अधिकतम ताप को प्रदर्शित करता है, यानी कि कोई तारा कितना सबसे ज़्यादा जो नीला रंग है वो तारे के ताप को प्रदर्शित करता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत तक। सपोज मैंने बोला कि भाई मेरी आंखें ओके हैं, ओके हैं का मतलब क्या, अगर मैं कोई भी
डाटा है, मतलब किताब है, उसको मैं अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के पढ़ पा रहा हूँ अच्छी तरीके से, यानी कि मेरी आंखें जो हैं स्वस्थ हैं। निकट का मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ। देन मैं दूर का कितना देख पा रहा हूँ, तो दूर का मुझे अनंत तक, मतलब जहाँ तक चीज़ें हैं वहाँ तक दिख रही हैं। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम क्लियर दिखेंगी, जितना दूर जाएंगे उनका दर्शन कोण उतना छोटा होता जाएगा, वो उतनी ही छोटी दिखाई देंगी, लेकिन दिखनी चाहिए। धुंधलापन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी आंखें ओके हैं। देन निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं और इसका निवारण अवतल लेंस है। एक ही लाइन में 2 से 3 सवाल आपको मिल जाएंगे। कैसे? निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि, बाकी का सब दोष, यानी कि जिसमें हमें निकट की वस्तुएं दिख रही हैं, दूर की नहीं दिख रही हैं, वो है निकट दृष्टि दोष। इसका निवारण क्या है? तो निकट और अवतल, आप यहाँ से सेंस लगाइए कि आप ऐसे याद करिए। हम यहाँ पे दूरदर्शी दोष की बात कर लेते हैं, वैसे अगली स्लाइड में हम देखेंगे। दूर में ऊ की मात्रा लगी है, तो वहाँ पे उत्तर लेंस है, तो दूर और उत्तर, बस इतना कंफर्म है कि दूर में उत्तर लेंस होता है, तो निकट में अवतल लेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो निकट में क्या होता है? निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, और इसके सलूशन के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि, बाकी सब दोष, यानी कि दूर तक दिखता है, जो पास वाला है वो नहीं दिख रहा है। और इसके सलूशन में क्या है? उत्तर लेंस। दूर और उत्तर आप ऐसे पकड़ लीजिए, दा में ऊ की मात्रा है, यहाँ भी ऊ से स्टार्ट हो रहा है, उत्तर लेंस हो गया। देन फोटोग्राफी की फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो फोटोग्राफी की फिल्म होती है उस पर क्या होता है, किसका लेपन होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेपन होता है। देन जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा दूरदर्शिता जो बीमारी होती है उसको हम बाईफोकल लेंस द्वारा दूर करते हैं। द्विफोकसी लेंस बोलिए या बाईफोकल लेंस बोलिए, बाई मतलब दो होता है, ठीक, दो लेंस लगते हैं। आपने सिंह इज किंग पिक्चर देखी होगी, इसमें एक विलन होता है, अक्षय कुमार के साथी एक होता है, वो बाईफोकल लेंस का यूज करता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया दान की जाती है। अगर आपको अपनी आंखें दान करनी है तो आंखों का कौन सा हिस्सा दान करेंगे? तो आंखों का कॉर्निया जो होता है वो हम दान करते हैं। देन नेत्र लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट करने में सिलिका पिंड सहायक करते हैं। हम एक वीडियो नेत्र पे बनाएंगे, उस पर हम नेत्र के बारे में हर एक सवाल अच्छे से देखेंगे। अभी बस इतना जानिए कि नेत्रदान में कॉर्निया दान करते हैं और उसकी फोकस दूरी एडजस्ट करने में सिलिका पिंड सहायक होते हैं। देन प्रयोगशाला उपकरण बनाने में पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। हम प्रयोगशाला के जो उपकरण हैं, परखनली है, बहुत सी चीज़ें हैं, आप केमिस्ट्री के छात्र रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रयोगशाला में, उनको बनाने के लिए पायरेक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंस बनाने में कौन सा कांच होता है इस्तेमाल? तो लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो लेजर कहलाता है। ये देशिक को आप दिशिक कर लीजिए, मतलब एक ही दिशा में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेजर बीम कहेंगे। आपने टॉर्च देखी होंगी लेजर वाली, 35-40 रुपए की जो बच्चों वाले खिलौने वाले मिलते हैं, आप मारेंगे तो एक ही दिशा में एक छोटा सा पॉइंट आपको वहाँ पे दिखेगा। तो अत्यंत दिशिक होती हैं, किरण का पुंज होता है, ठीक, एक साथ कलेक्टेड होती हैं, इसलिए वो लेजर होती हैं। देन सबसे कम तरंग लंबाई की किरणें गामा किरणें होती हैं। जो गामा किरण है इनकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है और भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। एक आवर्धक लेंस में एक सरल उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है, या पीछे भी पढ़ चुके हैं। देन हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। वही हो गया, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के कुछ टाइम पहले अगर हमें सूर्य दिख रहा है तो वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से दिख रहा है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। अब सूर्य की किरणें हैं, उसकी तीव्रता कैसे नापेंगे? तो एक्टियोमीटर से उसकी तीव्रता को हम नापेंगे। आगे बढ़ते हैं। खतरे का चिन्ह लाल रंग का होता है। क्यों होता है भाई? क्यों? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है, मतलब ये मौसम में जो एटमॉस्फेयर में जो कण हैं उनके साथ मिलके अपना अस्तित्व खत्म नहीं करता है, ये बहुत दूर से भी आपको दिखता रहेगा। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है एवं उसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, जिससे उसे काफ़ी दूर तक देखा जा सकता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का भी
इसी चलते बनाया जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स लगाने का मतलब ये है कॉकपिट के अंदर जो हवाई जहाज़ का चैम्बर है जहाँ पे पायलट बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। उसके अंदर के जो भी वार्तालाप हैं, जो भी चीज़ें हैं, ए टू जेड सब फ्लाइट का पूरा रिकॉर्ड उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसीलिए अब जाहिर सी बात है, इमरजेंसी का केस है, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग हो सकता है, क्रैश हो सकता है, तो इमरजेंसी सीन के लिए ही ब्लैक बॉक्स लगाया गया है। प्लान क्रैश हो गया कहीं, अगर दूर से हम सर्च करेंगे, सपोज पानी में जहाज आपका गिर गया, पानी में सब कोई घुसेगा नहीं, दूर से ही आप उसको सर्च मारेंगे तो नारंगी रंग है तो दूर तक समझ में आएगा भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जाके पर्टिकुलर वहीं पे आपको कम मेहनत में उसको फाइंड कर लेना है। इसीलिए उसका जो ब्लैक बॉक्स का रंग है उसको नारंगी रंग का बनाया गया है। देन श्वेत रंगों का अपने कहला हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। श्वेत रंगों का अपने, ये लाइन हम हटा दीजिए इसको। श्वेत रंगों का अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब सपोज कोई चीज़ 10, ऐसे मानिए कि 10 रुपये हैं, वो पहले 10 रुपये की नोट थी, अब क्या किया उसने, आपने उसको 10 रुपये के सिक्के कन्वर्ट करा लिए और 1-1 रुपये में फैला दिया। मतलब क्या है कि वो 1-1 रुपये के सिक्कों से ही 10 रुपये बन रहे थे, उनको आपने अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। वैसे क्या, प्रकाश की जो किरण है वो बहुत से रंगों से मिलके बनी है। अगर प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजारा जाए कि वो अपने सभी जो प्राथमिक रंग हैं उनमें, प्राथमिक रंग ना बोलिए, अवयव रंग जो हैं उनमें विभक्त हो जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाते हैं। बेसिकली ये प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ से अब एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, जब बाहर निकलेगी तो ये 7 रंगों में निकलती है और इस 7 रंगों को विबग्योर कहते हैं। बैनियाहा पीनाला आपने बचपन में पढ़ा भी होगा और इसके जो फुल फॉर्म है वो आप खुद से जस्टिफाई कर लीजिए। देन आगे बढ़ेंगे। लाल रंग की किरण का विचलन न्यूनतम एवं बैंगनी का सर्वाधिक होता है। ये देखिए, इस पॉइंट को इससे आप पहले वाले पॉइंट से जोड़ सकते हैं कि लाल जो रंग का है वो विचलन न्यूनतम होता है, इसलिए इसको हम खतरे के चिन्ह या सिग्नल लाइट में इस्तेमाल करते हैं, और बैंगनी का सर्वाधिक होता है, इसलिए आप बैंगनी रंग का यूज बहुत कम देखेंगे पब्लिक पर्सपेक्टिव में। आगे हम बढ़ेंगे। प्रकाश के सातों रंग ऊर्जा के घटते क्रम में कौन से हैं, तो विबग्योर हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, 4-5 रंग दे देगा, बोला कि बढ़ते क्रम में लगाओ या घटते क्रम में लगाओ, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन परावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से युक्त घटना इंद्रधनुष का बनना है। हम देखते हैं कि प्रकाश का अपने सातों रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और जब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कोई घटना बनती है तो उसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद सूर्य निकलता है तो हमें प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष बनता दिखाई देता है, ये वही घटना है। देन इंद्रधनुष के ऊपर 2-3 सवाल आते हैं। दोपहर 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष बनेगा, तो बनेगा ही नहीं। क्यों, जब दोपहर 12 बजे क्या है, सूर्य एकदम पृथ्वी के सीधे होता है, जब सीधे होता है तो प्रकाश की किरणें 90 डिग्री पे पड़ेंगी और टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगी, इसलिए वहाँ पे कोई भी इंद्रधनुष नहीं बनता है। देन इंद्रधनुष कब बनता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, फिर सूर्य के पर्सपेक्टिव कैसे बनता है, तो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनेगा। जिस तरफ सूर्य है उसके जस्ट अपोजिट ही आपको हमेशा इंद्रधनुष बनता दिखाई देगा। प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला है। यहाँ पे आपने देखा कि प्राथमिक हो गया, द्वितीयक क्या होते हैं, जो प्राथमिक रंगों से मिलकर बने। पूरक रंग क्या होते हैं, जिन 2 रंगों को मिला के सफ़ेद रंग बने। ठीक है, ये रंगों के ऊपर आपको 3 तरह के सवाल मिल जाएंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंग। तो आपको याद रखना है लाल, हरा और नीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग है। देन समतल ध्रुविक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखते होंगे कि जो हेडलैम्प होती हैं उनके ऊपर हल्का सा काली स्ट्रिप होती है, वो पोलेराइड की स्ट्रिप होती है, ताकि जो आप लाइट जलाएंगे तो उससे कोई दूसरा जो सामने आ रहा है उसकी आंखें चकाचौंध ना हो और एक्सीडेंट कम हो। ठीक, इसमें होता क्या है, जिसमें कांच की 2 परतों के मध्य नाइट्रोसेलुलोज के एवं हर्पेथाइट से बनी झिल्ली होती है। जैसे आपने आजकल की जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ आ रही हैं जिनमें कांच होता है, आपने पहले देखा था कि उस पर मान लीजिए ठोकर लगती है तो क्या होता है, पूरा कांच टूट जाता है, और उस कांच से कई लोगों की मौत भी हो जाती थी। पूरे स्लाइस के स्लाइस निकलते थे, ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, जाके घुस गया, किसी के मर गया। अभी क्या होता है, ये पूरा कांच है, हेड जो मिरर जो आप जो भी बोल लीजिए, ट्रकों में, 4 व्हीलर में, सब में लगे होते हैं, तो ये कांच पूरा है होता है। अब यहाँ पे सपोज धक्का लगा तो ये टूटता नहीं है, वहाँ पे उसी में चिपका रहता है। क्रैक तो हो गया, चिटक गया, लेकिन उसी में चिपका रहता है, बाहर नहीं आता। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि एक कांच की लेयर ये, दूसरी कांच की लेयर ये, बीच में एक
पन्नी होती है। क्या होती है? नाइट्रोसेलुलोज की और हर्पेथाइड से बनी पन्नी होती है। इन दोनों को रख के आपस में चिपका दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पहली बात तो कांच इस पर चिपका रहता है, इससे जो हमारा ड्राइवर है वो पूरी तरह से सेफ। दूसरा, ये जो पन्नी है ये पोलराइड का काम भी करती है, जिससे हमारी आंखें चकाचौंध से बच जाती हैं। देन आगे बढ़ते हैं। पोलराइड का प्रयोग चकाचौंध से बचने के लिए एवं 3D फिल्म देखने के जो चश्मे होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंगों का ही ध्रुवण हो सकता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण पॉसिबल नहीं है। जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगें आपस में मिलती हैं तो परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, इसे व्यतिकरण कहते हैं। सपोज दो तरंगें आपस में हैं और मिलती हैं और उनकी जो तीव्रताएं हैं ये अलग अलग हैं, ठीक। या एक ही आवृत्ति की जो दो तरंगें आपस में मिल रही हैं, सपोज इनकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या है, सेम है, और ये हाँ, तो परिणामी तीव्रता सपोज इनके मिलने के बाद क्या होगा कि जो परिणामी तीव्रता होगी इन तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होगी, ठीक है। कुछ जगहों पे तीव्रता पहले वाले से कम होगी, कुछ पे क्या होगी, पहले वाले से ज़्यादा होगी। संपोषी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब परिणामी तीव्रता सर्वाधिक होती है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं? जब परिणामी तीव्रता न्यूनतम एवं शून्य होती है तो उसे विनाशी, विनाशी का मतलब विनाश हो गया, कुछ बचा नहीं, तो वहाँ पे न्यूनतम या शून्य हो जाएगी। आगे, जल पर तेल की बूंद का रंगीन दिखना। आप देखेंगे पानी के ऊपर आप डीजल डाल दीजिए या कोई भी लिक्विड डाल दीजिए, ऑयल, तो वो रंगीन दिखता है, बहुत से रंग उससे दिखते हैं। क्यों? वो प्रकाश के व्यतिकरण के चलते ही दिखते हैं। देन साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना। साबुन का जो बुलबुला होता है, आप ऊपर जैसे हवा में उड़ेगा आप देखेंगे तो बहुत सा रंगीन, बहुत से कलर उसमें दिखते हैं, तो वो भी प्रकाश के व्यतिकरण के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। माई सेल्फ अभिमन्यु सिंह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।